नमस्कार। आप सभी का स्टडी हिंदी 786 यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है समास। समास शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सम प्लस आस। सम का अर्थ होता है उचित और आस का अर्थ होता है निकट। अर्थात समास का शाब्दिक अर्थ होता है उचित रूप से निकट आकर छोटा करना। जब दो या दो से अधिक शब्द या पद अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर छोटा रूप बनाते हैं, उसे हम समास कहते हैं। समास की परिभाषा देखिए आसान सी, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। यहाँ पर समास में देखिए शब्दों का मेल होता है। संधि में हम पढ़ते हैं वर्णों के मेल को समास कहते हैं, संधि कहते हैं, और समास में शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, रसोई घर। यहाँ पर के लिए बीच की जो पद हैं, विभक्ति हैं, उसका लोप हो गया और इसका छोटा रूप बन गया रसोई घर। समास के मुख्यतः चार भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास के उपभेद हैं कर्मधारय और द्विगु। तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है प्राय। देखो, इस समास का पहला पद अव्यय होता है और उस अव्यय पद का रूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता, वह सदैव एक सा रहता है। इसमें पहला पद प्रधान होता है, यानी अव्यय शब्द जो आते हैं वो लिंग वचन और कारक के अनुसार नहीं बदलते। अव्यय भाव समास में अपरिवर्तनशीलता अर्थात न बदलने का भाव जहाँ रहता है वहाँ पर अव्यय भाव समास रहता है। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, हर दिन, आजीवन, जीवन भर। यहाँ पर यथा, प्रति और आ, ये क्या है? अव्यय हैं, और यह शक्ति के साथ लगकर इसे भी अव्यय बना देते हैं। इसलिए इस पद की प्रधानता है कि यह अपने अनुसार ही दूसरे पद को भी बना देता है अव्यय। यहाँ पर प्रतिदिन, प्रति शब्द जो अव्यय है वो दिन को भी अव्यय बना देता है, इसलिए प्रथम पद की प्रधानता है। अव्यय भाव समास में जहाँ पर शब्द की पुनरावृत्ति होती है वहाँ भी अव्यय भाव समास होता है। जैसे घर, घर, तो यहाँ भी क्या है? अव्यय भाव समास है, क्योंकि यह घर, घर भी क्या है? अपरिवर्तित है, इसलिए इसमें भी अव्यय भाव समास होता है। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, उसमें भी अव्यय भाव समास है। अव्यय भाव समास को पहचानने के लिए हम देखेंगे कि शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग शब्द जुड़े हुए होते हैं। शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग होते हैं, वहाँ पर अव्यय भाव समास होता है। तत्पुरुष समास। इस समास में पहला पद गौण और दूसरा पद प्रधान होता है। अव्यय भाव समास में पहला पद प्रधान था, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। इसका विग्रह करने पर कर्ता व संबोधन की विभक्तियों, यानी कर्ता की विभक्ति ने और संबोधन की विभक्ति है, ओ, अरे आदि के अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्ति प्रयुक्त होती है, और विभक्तियों के अनुसार ही उसके उपभेद होते हैं। जैसे कर्म कारक की विभक्ति है को, अगर को विभक्ति का लोप होता है तो वह कर्म तत्पुरुष होता है। जैसे सर्व प्रिय, सब को प्रिय, यहाँ पर को विभक्ति कर्म कारक की है, तो ये क्या बन जाएगा? कर्म तत्पुरुष। हस्त लिखित, हस्त से लिखित,
यहाँ पर से साधन हाथ से लिखित है, तो यहाँ पर करण तत्पुरुष। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, यहाँ पर से अपादान तत्पुरुष के लिए है क्योंकि ये पथ से अलग होने का भाव है। गंगा जल, गंगा का जल। सिर दर्द, सिर में दर्द, अर्थात जिस विभक्ति का लोप होता है वही तत्पुरुष हो जाता है। अगर कर्म विभक्ति का लोप होता है तो कर्म तत्पुरुष समास, करण विभक्ति का लोप होता है तो करण तत्पुरुष समास, संप्रदान विभक्ति का लोप होता है तो संप्रदान तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को पहचानने के लिए अलग करने पर इसमें बीच में कारक की विभक्ति अगर निकलती है, जैसे का, के, की, को, के लिए, में, पर, अगर ये निकलते हैं तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास भी तत्पुरुष समास के भेद होते हैं, उपभेद हैं, इसलिए इनमें भी दूसरे पद की प्रधानता होती है। इस समास के पहले तथा दूसरे पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है। कर्मधारय समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है और पहले और दूसरे पद में या तो विशेषण और विशेष्य होता है या फिर उपमान और उपमेय का संबंध रहता है। जैसे महापुरुष, महान है जो पुरुष, यहाँ पर पुरुष जो है वो विशेष्य है, यानी विशेष्य जो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, और महान जो है शब्द जो है वो विशेषण शब्द है, इसलिए इसमें क्या है, विशेषण और विशेष्य का संबंध है। इसकी पहचान के लिए भी ये होता है कि अगर हम ये पूछें तो इसका भी दूसरा पद प्रधान होता है, और यदि हम दूसरे पद से यह प्रश्न करते हैं कि पुरुष कैसा है, महान, अगर इसका उत्तर हमें मिल जाता है तो वह कर्मधारय समास होता है। या फिर उपमान उपमेय का संबंध होता है। मुख चंद्र, यहाँ पर देखो मुख चंद्र, चंद्रमा रूपी मुख, यहाँ पर उपमेय और उपमान है, ये उपमेय है और यहाँ उपमान है। उपमेय वह होता है जैसे मनुष्य जो होता है वो उपमेय है, और प्रकृति की जो वस्तुएं होती हैं वो उपमान होती हैं, तो ये उपमेय और यह उपमान। यहाँ पर रूपक अलंकार है, इसलिए उपमेय जो है वो पहले है और उपमान बाद में। तो इसका विग्रह करते समय चंद्रमा रूपी मुख। चरण कमल, यहाँ पर उपमान और उपमेय। अब इस यहाँ देखिए चरण कमल, कमल के समान चरण। अगर हम ये पूछते हैं कि चरण कैसे हैं, कमल के समान, इसको हम कमल चरण भी बोल सकते हैं, कमल चरण। तो चरण कैसे हैं, कमल के समान, तो यहाँ क्या है, कर्मधारय समास। द्विगु समास, द्विगु समास भी तत्पुरुष समास का उपभेद होने के कारण इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक होता है और दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात पहला जो पद है वो कोई एक संख्या होती है और दूसरा जो पद है वो प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान होने का मतलब ये होता है कि दूसरे पद के अनुसार लिंग वचन और कारक, यदि हम इसका वाक्य बनाते हैं तो दूसरे पद के अनुसार ही लिंग वचन कारक बदलते हैं, या फिर क्रिया दूसरे वचन के अनुसार ही होती है, इसलिए दूसरा पद प्रधान है। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह, यहाँ पर त्रि। सप्ताह, 7 दिनों का समूह, यहाँ 7 संख्या है। सतसई, 7 सौदोहों का समूह, 7। जहाँ पर पहला पद यदि संख्या आए तो वहाँ क्या हो जाता है, द्विगु समास। अगर यह पहला पद संख्या आकर और किसी अन्य अर्थ को प्रकट करे तो फिर द्विगु समास की जगह हम बहुव्रीहि समास भी कर सकते हैं। कर्मधारय समास में भी यही होता है कि अगर ये शब्द किसी अन्य अर्थ को प्रकट करें तो कर्मधारय समास में भी बहुत से समास ऐसे हैं जो बहुव्रीहि समास में आ जाते हैं। यहाँ देखिए जैसे चतुर्भुज,
चतुर्भुज अगर ये 4 भुजाओं वाला है तो चतुर्भुज द्विगु समास में आएगा, 4 भुजाएं का समूह। लेकिन चतुर्भुज अगर हम विष्णु जी के लिए करते हैं, चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं जिसकी, 4 भुजाएं हैं जिसकी, तो फिर वो आ जाएगा विष्णु, यानी बहुव्रीहि समास। अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में देखिए, इस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं, अर्थात द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता होती है। इसके दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े हुए होते हैं। योजक चिन्ह लगा हो और विग्रह करने पर और या अथवा एवं आए तो वह द्वंद्व समास होता है। इसकी पहचान भी यही है कि योजक चिन्ह अगर जुड़ा हुआ हो और विग्रह करने पर और या अथवा एवं आए तो वह द्वंद्व समास होता है। माता पिता, माता और पिता, रात दिन, रात और दिन, हानि लाभ, हानि या लाभ, तो यहाँ क्या है? द्वंद्व समास। अगला है बहुव्रीहि समास। अब यहाँ देखिए, पहला अव्ययभाव समास था जिसमें प्रथम पद प्रधान था। दूसरा तत्पुरुष समास जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है और उसके कर्मधारय और द्विगु उसके उपभेद हैं, इसलिए उनमें भी दूसरा पद प्रधान है। तीसरा द्वंद्व समास, इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। लेकिन बहुव्रीहि समास जो है इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अन्य पद प्रधान होता है और उसके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक नया अर्थ निकाला जाता है, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। यहाँ पर बहुव्रीहि समास में दोनों पदों को छोड़कर एक अलग ही यदि अर्थ निकले तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण, यानी पहला पद 10, दूसरा पद आनन, इन दोनों को कोई अर्थ न निकालकर एक अन्य अर्थ बनता है रावण। ना 10 का अर्थ है ना ही आनन का। नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका, अर्थात शिव, अन्य अर्थ की प्रधानता जहाँ पर होती है वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। नीलकंठ में देखिए, यदि हम विग्रह करते हैं नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीलकंठ का अगर हम विग्रह करते हैं नीला है जो कंठ तो क्या बन जाएगा? कर्मधारय समास, यानी कंठ कैसा है? नीला, ये क्या हो जाएगा? विशेषण और विशेष्य। लेकिन अगर हम इसका कोई तीसरा ही अर्थ निकालते हैं तो ये बहुव्रीहि समास बन जाता है। इसकी पहचान के लिए भी देखिए कि दशानन में पहला पद क्या है? उपसर्ग नहीं है, अव्यय नहीं है, तो ये अव्ययभाव समास नहीं है। और इसमें बीच में किसी विभक्ति का लोप नहीं हो रहा, कारक की विभक्ति का, तो ये तत्पुरुष समास नहीं है। संख्या नहीं है तो ये द्विगु समास भी नहीं है। और दशानन दोनों अर्थ की प्रधानता नहीं है, कोई अलग ही अर्थ दे रहा है, तो ये क्या है? बहुव्रीहि समास है। इस तरीके से हम सभी समास को पहचान सकते हैं। समास जो होते हैं उसके भेद जो होते हैं वो उसके पद की प्रधानता के अनुसार होते हैं। अगर प्रथम पद प्रधान होता है तो अव्ययभाव समास, दूसरा पद प्रधान होता है तो तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास के दो उपभेद हैं, कर्मधारय और द्विगु, उन दोनों में भी दूसरा पद प्रधान होता है। अगर दोनों पद प्रधान होते हैं तो द्वंद्व समास, और यदि कोई पद प्रधान नहीं होता तो बहुव्रीहि समास। प्रश्न में बहुव्रीहि कर्मधारय या द्विगु यानी दो या तीनों बन रहे हैं। जैसे नीलकंठ है, नीलकंठ में नीला कंठ है जिसका, अर्थात शिव, बहुव्रीहि, और नीला है जो कंठ तो उसमें बनता है कर्मधारय। अगर ऐसा कोई ऑप्शन आ जाए तो उसमें हमें बहुव्रीहि पर ही टिक लगाना है। जैसे चतुर्भुज, चतुर्भुज में क्या है? 4 भुजाएं हैं जिसकी, द्विगु समास भी बन रहा है, और चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला, 4 हैं जिसकी भुजाएं, अर्थात विष्णु, तो यहाँ ये दोनों बन रहे हैं, द्विगु भी और विष्णु भी। लेकिन अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि समास है तो हमें बहुव्रीहि समास पर ही टिक लगाना है। इसी तरह यदि कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों बन रहे हैं तो हमें
बहुव्रीहि पर ही टिक लगाना है। समास का हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। धन्यवाद।